जय हिंद दोस्तों। आज क्लास 10 साइंस का मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये साइंस में आपको 1 से लेकर 80 क्वेश्चंस रहेंगे और नंबर 1 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सबसे 1 में कहा जा रहा है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो किसी भी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा जो होता है पॉजिटिव होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है, धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों के पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करते हैं। इनमें से लेंस को आपको जो अगर पसंद किया जाएगा, पूछा जाएगा, तो इसमें हम लोग कहेंगे 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है इसमें उपयोग। नेक्स्ट कहा जाता है, यानी इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने समानांतर लगा रहता है, यानी मोटर गाड़ी के जो चलता है सामने लगा रहता है वो शीशा यानी कौन सा दर्पण लगा रहता है, वो उत्तल दर्पण रहता है, क्योंकि उसका आकृति उसमें छोटा दिखाई देता है, इसीलिए इसका कौन सा दर्पण रहता है, उत्तल दर्पण, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रही है। व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगी। तो इसमें 8 मीटर प्रति सेकंड होगा, यानी कि दोगुना हो जाता है, यानी सिंपल से बोल सकते हैं कि जो चाल होता है वो दोगुना हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष होता है, यानी कि नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसे बढ़ जाने से दीर्घ दृष्टि दोष हो जाता है, उसी को दूरदृष्टि भी दोष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगे लेंस को कहा जाता है, यानी वो लेंस जो होता है उत्तल लेंस होता है, यानी कि दूरदृष्टि यानी कि दूर की वस्तु उसको दिखाई देता है पर निकट की वस्तु उसको दिखाई नहीं देता है, इसीलिए उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 6 का होगा ए आंसर। नेक्स्ट टाइम बता रहा है कि विद्युत आवेश की इकाई को कहा जाता है, यानी विद्युत आवेश की इकाई को कूलॉम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बताया कि विद्युत आवेश में विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण जिसने किया था वह कौन है, यानी यह नामकरण कौन दिया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है कि एक पदार्थ को एक कूलाम धन आवेश में आवेशित किया जाता है, तो इन आवेशों में पदार्थों जो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं उनकी संख्याएं कितनी होती है। जिस पदार्थ में निकलता है इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 6.25 इंटू 10 की पावर 18 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, जब इससे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है। तो इसमें उपयुक्त शक्ति जो होता है 50 वाट के बराबर होता है। इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ये थ्योरी है तब निकलेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की परिघटना होती है, यानी चुंबकीय प्रेरणा की परिघटना होती है, यानी कि आंसर इसका होगा सी, यानी कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना होता है। इतना हार्ड तो नहीं दे सकता है बट क्वेश्चन सेट कर दिया गया है। नेक्स्ट बताया कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित होता है, यानी विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत होती है वो किस पे आधारित होता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर सिद्धांत होती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बताया कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, यानी लघु पतन के समय में परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है लघु पतन के समय। नेक्स्ट बताया जा रहा है क्वेश्चन के प्रतिक्रिया PbO प्लस सी डैश PB प्लस CO, यानी कि कौन सा अभिक्रिया इसमें कहा गया है, यानी सी का अपकारक हुआ है, यानी सी का अपकारक हुआ है, यानी वहाँ पे जुट गया है। नेक्स्ट बताया जा रहा है निम्नांकित में से निम्न धातुओं में कौन सा NOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन से H2G देता है, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड को H2G देता है। इसका आंसर होगा एल्युमिनियम, सी। नेक्स्ट बताया रहा है कि यदि किसी विलयन का pH मान 13 है तो इसका अर्थ कि यह क्या होगा, नहीं किसी विलयन का मान जो है pH मान है 13 है तो इसका प्रबल भाष्मिक अम्ल कहा जाता है, 7 रहेगा तो उदासीन रहेगा। नेक्स्ट बताया कि साधारणतः ताप पर कॉपर फास्फोरस का अनुसूत्र होता है, यानी साधारण ताप पर फास्फोरस का सूत्र जो होता है P4 होता है, इसे
फास्फोरस होता है, Pc सिर्फ होता है, यानी इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट पता है कि पीतल में रहता है, यानी पीतल किसका किसका मिश्र धातु होता है, यानी कि पीतल में क्या क्या रहता है, तो कॉपर और जिंक दोनों रहता है, यानी Cu+Zn। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया कि धातुओं की प्राकृतिक होती है, धातुओं की प्रकृति कैसी होती है, विद्युत धनात्मक होता है, विद्युत ऋणात्मक होता है, या उदासीन होता है, इनमें से कोई नहीं, तो विद्युत धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है कि चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूरी किया जा सकता है, यानी चुंबकीय जो अशुद्धि रहता है उसे हम किस प्रकार को से दूरी कर सकते हैं। हम ऑप्शन ए में है फेन फ्लावन उत्पादन विधि, वॉन आर्केल विधि, या गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, या चुंबकीय पृथक्करण चुंबकीय विधि। तो इनमें से ऑप्शन होगा चुंबकीय विधि। चुंबकीय अशुद्धि जो किस प्रकार को निकाला जाता है, तो इसको चुंबकीय से यानी चुंबक के द्वारा निकाला जाता है। मान लिया जाए सत्तू है, उसमें अगर किसी छोटे छोटे कण का आयरन का मिल गया है तो उसे चुंबकीय विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट बताया जा रहा है कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व है, कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व यानी कि कार्बनिक का परमाणु यानी संकेत क्या होता है, तो सी होगा इसका, सिंपल सा बात। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है कि अक्रिय तत्व कौन है, इनमें से कौन सा है जो है अक्रिय है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा हीलियम, यानी नोबेल गैस कौन सा है, इसको इंग्लिश में नोबेल गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट बताइए एल्कीन श्रेणी के यौगिक का सामान्य सूत्र होता है एल्कीन, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन की कार्बनों की संख्या हाइड्रोजन की संख्या से क्या होता है। इसमें हम बताया था कि CnH2n होगा, ये एल्कीन होगा, CnH2n+2 एल्केन का है, CnH2n-2 जो एल्काइन का है, और ये नंबर डी में जो एल्काइल का है। तो हमसे ऑप्शन पूछा गया है कि एल्कीन कौन है, तो CnH2n होगा। अपमार्जक बनाने में उपयुक्त होता है, अपमार्जक बनाने में उपयुक्त किसका होता है, अल्कोहल का होता है बाबू। सबसे ज़्यादा उसमें देखिएगा अल्कोहल खट्टापन रहता है, किसी भी जैसे सर्फ हो गया, साबुन हो गया, इसमें अल्कोहल की मात्रा रहता है, यानी खट्टा की मात्रा रहती है। जैसे उसमें नींबू भी रहता है और बहुत सारे होता है जिससे झाग ज़्यादा मारता है। नेक्स्ट बता रहे कि आवर्त सारणी के भी यानी कि सातवां का एक के तत्व को कहा जाता है, यानी आवर्त सारणी में 7 के एक के तत्व का कहा जाता है, हैलोजन कहलाता है 7 को तत्व को। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृतियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है। नंबर 1 बताया कि तत्वों की धात्विक प्रकृति घट जाती है, सही है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, भी सही है। लेकिन बताया जाता है सी में कि परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है, गलत है, आसानी से त्याग नहीं करता है। नेक्स्ट बता रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में क्या उत्पन्न होता है, तो प्रोटीन होता है, कार्बोज होता है, विटामिन होता है, या वसा होता है। तो इसमें कार्बोज होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट बताया कि अंडाणु निषेचित होता है, यानी अंडाणु कहाँ पे निषेचित होता है, तो फैलोपियन एलिकाय में निषेचित होती है। चलिए ज़्यादा टाइमिंग नहीं बनाए क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए फटाफट हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और इसमें पहले से मैं आंसर टाइप कर रखा है कि ताकि जल्द से जल्द स्टूडेंट लोग को आसान हो और जितना से जितना वो क्वेश्चन को हैंडल कर पाएँ। इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रश का यानी ट्रिक करता, बट यहाँ पे खुद ही पहले ही हम आंसर सेट कर लिए हैं ताकि स्टूडेंट देखे और उसका डायरेक्ट आंसर मार पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया कि श्वसन की क्रिया को होती है, यानी श्वसन की जो क्रिया होती है वो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, साइटोप्लाज्म में होता है, या राइबोसोम में होता है, हरित लवक में होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है बाबू, श्वसन की क्रिया होती है, यानी कि सांस लेने की क्रिया होती है। एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है, यानी कि इसमें जो बीपी कहा जाता है, देखिए एक इसको हिंदी में इंग्लिश में बताया तो इसको शॉर्ट में बताया तो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर को, यानी कितना से कितना होता है। तो हम बताते हैं 120/80 होता है। इसको आपसे बीपी भी पूछ सकता है या फिर पूछ सकता है प्रकुंचन भी पूछ सकता है। इसको हिंदी मुख्य भाषा हुआ, इसका शॉर्ट में बीपी कहा जाता है, यानी ब्लड प्रेशर वो कितना बाई कितना रहता है, 120/80 रहता है। नेक्स्ट बता रहा है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है, यानी कि पत्तियों को मुरझाना किस पेड़ पौधों के हार्मोन के कारण संभव हो पाता है, यानी पौधे जो होता है झुर्रीदार बन जाता है। तो इसको ऑप्शन होगा एसिटिक अम्ल के कारण। कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है, यानी कौन सी जो होता है फलों को पकाने में सहायता करता है, तो एथिलीन बताया जाता है। इसमें थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया है, बट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फलों को पकाया जाता है किस नियंत्रण से, यानी कि एथिलीन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है, यानी कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। सबसे पहले कार्बन की परमाणु संख्या बाबू 6 होता है, उसका संयोजकता होता है 4 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर नहीं पढ़े होंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन का परमाणु संख्या यानी कि सी का यानी 6 होता है। सबसे पहले 2 के पे जाइए, 2 होगा, 4 होगा, यानी कि इसीलिए बाहर की कक्षा में 4 है तो इसका संयोजकता इसका क्या होगा, 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है कि एड्स रोग का प्रमुख कारण होता है। एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या होता है, असुरक्षित यौन संपर्क करना, खून की कमी, विटामिन की कमी या पोषण की कमी। तो बाबू इसमें पोषण की कमी भी नहीं होगा, विटामिन की कमी नहीं होगा, खून की कमी भी नहीं होगा, इसमें ऑप्शन होगा असुरक्षित यौन संपर्क करना, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कि चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है। तो इनमें से आंसर होगा आपको बाबू समजात है, यानी कि चमगादड़ और पक्षी सबका जो जो जीव का पंख होती है कि जैसा ही होती है, उसी को समजात कहा जाता है। विषम जात होता है बाबू जो अलग अलग ही होता है, ये आपसे पूछ ही सकता भी है, जैसे मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, ये दोनों के बीच जो है विषम जात हो गया। नेक्स्ट बता रहे वह अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है, किंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाते हैं, ऐसे अंग को कहा जाता है, यानी समजात अंग या अवशेषी अंग या समवृत्तीय, यानी कि दोनों बाबू एक जैसा होता है, उसी को कहा जाता है समजात अंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट में है कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है, यानी कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण कौन सा इनमें से है। तो बगीचा, खेत, झील, तालाब, वन, तालाब और इनमें से सभी। देखिए बगीचा, खेत भी है, झील, तालाब भी है, इनमें से कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है झील। इसको देखिए बाबू, वन जो होता है प्राकृतिक होती है, तालाब भी कभी कभी इस मानवीय है, बट बता रहे कि झील और तालाब, इसका ऑप्शन सी होगा, क्योंकि कृत्रिम होता है जो मानव द्वारा होता है। बगीचा मानव ने लगाया जाता है, पेड़ पौधा मानव नहीं लगाता है, बट उगता है प्राकृतिक। खेत भी होती है, उसकी सिंचाई जो है मानव नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया कि प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत यानी प्राकृतिक में ऊर्जा कहाँ से आता है। तो सूर्य से सबसे ज़्यादा ऊर्जा की हम लोग का उपयोग होता है। वन के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए आवश्यकता होती है, यानी कि वन को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो सबसे पहले बता रहा है कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, अतिरक्षण या खनन, इनमें से सभी। यानी क्वेश्चन बता रहा है कि वन के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रण करने की आवश्यकता है, यानी इनमें से सभी को आवश्यकता है। पेड़ जितना कटाई कम हो, अतिचारण कम हो, खनन भी कम हो, इनमें से सभी का जरूरत है। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वो क्या कहलाता है, यानी जैव नवीकरणीय कहलाता है। संसाधन भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा सोशल साइंस में। एमीटर से निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है, यानी कि एमीटर से क्या मापा जाता है। तो धारा को मापा जाता है, आवेश को नहीं, आवेश तो कूलाम को होता है। नेक्स्ट बताया जाता है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है। तो विद्युत मोटर बदलता है, यानी बाबू जनरेटर मार दीजिएगा, तो विद्युत मोटर बदलता है। नेक्स्ट बताया कि प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होती है। प्लाज्मोडियम में होता है बाबू जो बहुविखंडन द्वारा होता है, द्विविखंडन से नहीं होता है, या मुकुलन भी से नहीं होता है। नेक्स्ट बताया कि निकट दृष्टि दोष वाले को निम्नलिखित में से किस लेंस को हटाया जाता है, यानी निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस द्वारा हटाया जा सकता है, यानी कि जिसको निकट दृष्टि दोष हो जाएगा उसको कैसा जो है दर्पण चाहिए, उसके लिए कैसा लेंस चाहिए। तो सबसे पहले बाबू दर्पण तो चाहिए नहीं, लेंस चाहिए, तो अवतल चाहिए। दूरदृष्टि कहेगा तो उत्तल चाहिए, और जो जिसको कुछ नहीं लगता है उसको ज़्यादा दृष्टि चाहिए, बाइफोकल, यानी कि दोनों उसमें चाहिए। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि पौधों में जनन अंग जो होता है कहाँ पे पाया जाता है। तना में, जड़ में, पुष्प में या फल में। तो सबसे पहले बाबू इसमें पुष्प में होता है, यानी कि जनन अंग होता है पुष्प से ही चालू होता है। नेक्स्ट, मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था, यानी कि मेंडल ने किस पौधे का अपने अनुवांशिक पर प्रयोग किया था। तो गुलाब है, नीम है, मटर है, गुलाउदी है, यानी मटर के पौधा पे ट्राई किया था, और 7 को पौधा लिया था उन्होंने। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होती है। एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदेशीय या किसी भी दिशा में हो सकती है, लेकिन ये बाबू ऑप्शन गलत है, बहुदेशीय जो है सही है। नेक्स्ट, ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, वायुमंडल की निचली सतह पे, वायुमंडल की ऊपरी सतह पे, वायुमंडल के मध्य सतह पे। तो सबसे वायुमंडल जो होता है वो सबसे ऊपरी वायुमंडल के ऊपरी सतह पे जो होता है ओजोन परत होता है बाबू।
नेक्स्ट बताया कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर होगा बाबू अवतल दर्पण। प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, कभी आपसे प्रकाश का परावर्तन पूछ देगा, कभी आपसे अपवर्तन का। कहता है परावर्तन अपवर्तन दोनों का दो ही नियम होता है, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट बचा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, यानी कि हवा में जो होती है या निर्वात में होती है जो प्रकाश की चाल क्या होती है। आपसे हवा का पूछेगा, निर्वात का पूछेगा, बहुत सारे जल का पूछेगा, कांच का पूछेगा। तो ये बाबू आपसे याद करके जाना है कि अभी बताया जा रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? तो समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो बाबू अवतल दर्पण जो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण जो होता है जो कि जो दिखा देता है, और उत्तल दर्पण बहुत छोटा दिखाई देता है वस्तु की अपेक्षा। दंत विशेषज्ञ होता है किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। यानी कि दांत का डॉक्टर होता है, आपसे पूछा जाए दंत डॉक्टर या दंत विशेष, इस ऐसे करके पूछ सकता है। तो अवतल दर्पण का करता है, कारण कि उसमें छोटे छोटे चीज़ को बड़े रूप में देखना होता है, इसलिए उसे अवतल दर्पण का उपयोग चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया किस दर्पण के केवल आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में केवल आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो समतल और उत्तल दोनों में बनता है। मोटर चालक के सामने दर्पण साइड मिरर लगा होता है, यानी कि मोटर चालक जो होता है उसको साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण रहता है, क्योंकि उसमें जो बाबू सारे बड़े बड़े प्रकृति वस्तुएं होती है, बड़े बड़े जो होते हैं आकृतियां होती है, उसको छोटे रूप में देखा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो उसमें गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, प्रधान अक्ष कहलाता है, वक्रता त्रिज्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। इनमें से ऑप्शन हुआ गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग का, विद्युतीय चुंबकीय तरंग का, या परावैंगिक तरंग का। इनमें से ऑप्शन कुछ रहेगा ऐसे करके, इनमें से कोई नहीं ऐसे करके रहेगा। तो ऑप्शन इसमें यानी कि बी होगा चुंबकीय तरंग का। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होती है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के जो बीच होती है F=R/2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो आभासी तथा बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू है सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है, यानी कि किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, किस चीज़ का बना होता है? उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, या इनमें से कोई नहीं? तो वो इसमें अवतल दर्पण का होता है। सर्च लाइट रहे, चाहे टॉर्च लाइट रहे बाबू, चाहे दंत डॉक्टर रहे, सब दाढ़ी बनाने का लाइट, ये सब सभी पूछेगा तो अवतल दर्पण ही कहलाएगा। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उसी प्रतिबिंब की आकृति क्या होगी? तो वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए होगा वास्तविक और उल्टा। किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितने दूर पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। संभव दर्पण यानी कौन सा दर्पण होगा? केवल समतल दर्पण, केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, या समतल उत्तल दोनों होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी समतल उत्तल दोनों। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधे तथा बिंब से बड़ा पाया गया है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? मुख्य फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, वक्रता त्रिज्या पर, यानी दर्पण और ध्रुव के बीच में, या दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक हो तो उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो वास्तविक और उल्टा, काल्पनिक और उल्टा, काल्पनिक और सीधा होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बताया रहा किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, या इनमें से सभी। तो बाबू ऑप्शन में आपको बताया कि आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वो अवतल दर्पण से ही बनता है। निम्नांकित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो इनमें से कौन सा होगा वैसा जो बाबू इसमें कुछ नहीं करना है कि फोकस दूरी इसमें दिया गया है तो वक्रता त्रिज्या यानी कि R/2 होगा, यानी कि 32 है तो उसको 2 से भागा दीजिएगा तो 16 मीटर प्लस में आएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, ये आपको बनाना पड़ेगा वहाँ। इसके लिए एक फार्मूला होता है, जैसे देख लीजिए F बराबर होता है R/2, यानी कि वक्रता त्रिज्या बाबू दिया हुआ है कितना है 32 सेंटीमीटर है। जब 32 सेंटीमीटर तो इसको 32/2 करेगा तो कटेगा तो आपको 16 आंसर आएगा ना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
परावर्तन के नियम के निर्धारित होती है। परावर्तन किसके नियम पर निर्धारित होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर, आपतन कोण या विचलन कोण के बराबर, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बाबू, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, उसी को परावर्तन के निर्धारित होती है। नेक्स्ट बता रहे कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन बता कि संयुग्मी फोकस केवल संभव है, यानी उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में या साधारण कांच में? तो अवतल दर्पण में संभव है। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है, यानी कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है सदैव कैसा बनता है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ध्रुव और फोकस के बीच होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है, किसी भी दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वो क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, फोकस कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। तो बाबू वक्रता केंद्र कहलाता है। नेक्स्ट बताया जाता है कि समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या आर होता है, यानी वक्रता त्रिज्या जो आर होती है समतल दर्पण में वो किसके बराबर होता है? आर बराबर 2f, आर बराबर 0, आर बराबर अनंत, इनमें से कोई नहीं, यानी बाबू आर बराबर अनंत होता है। वक्रता त्रिज्या कहीं पे भी रख सकते हैं। हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी रहेगा ऑप्शन। तो यानी अवतल दर्पण का क्या था, हम कितनी बार भी बोल चुके हैं, दाढ़ी बनाने के बोले हजामत बनाए, दांत डॉक्टर कहे, गाड़ी के साइड में गाड़ी का साइड में उत्तल दर्पण होगा। ये सब जितने भी पूछेगा आपको, दांत डॉक्टर, हजामत, दाढ़ी बनाने में, फेस देखने में, ये सब अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें फेस का बड़ा होना चाहिए, इसलिए इसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया बाबू कि समतल दर्पण के रेखीय आवर्धन होता है, यानी समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन जो होता है m बराबर 1 होता है, 0 नहीं। कोई स्टूडेंट m बराबर 0 ही मार देगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को अनुपात को कहा जाता है, यानी फोकसांतर या ध्रुव या आवर्धन। बाबू ऑप्शन नंबर सी आवर्धन कहलाएगा। नेक्स्ट बताने इसे बाबू देखिए, हम हिंट्स देते हैं इसको, H1/H भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया रहा है कि गाड़ियों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी कि गाड़ी के जो अगले वाले भाग जो रहता है, वो जो लाइट रहती है उसमें किस दर्पण लगा रहता है? अवतल दर्पण लगा रहता है बाबू। दर्पण के उपयोग में सभी दूरियां मापी जाती है, दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के फोकस से, या दर्पण के वक्रता केंद्र से, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्रफल बहुत ही विस्तारित होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। उत्तल दर्पण इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अब लास्ट क्वेश्चन है बाबू, एक और क्वेश्चन बच रहा है। किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है, फोकस या ध्रुव, वक्रता केंद्र, इनमें से कोई नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस, और मैंने 1 से लेकर 80 क्वेश्चन करवाए, इसमें आप देखिए कितना आपको है। आपका कल का एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।